अनआइडेंटिफाइड anomalous phenomenon, वो phenomenon जो observable तो है लेकिन unexplained के ज़ुमरे में आता है. It's a very deep subject and it has got lot of repercussions. ये projects US Air Force ने भी किए, military ने भी किए, कि radiations keep traveling in and out of our solar system, जिसके बारे में बेबहा किताबें लिखी जा चुकी हैं. The real reasoning was कि there was something unidentifiable in the atmosphere. In the previous episode, we unveiled some interesting topics from the creation of universe and what life really is and where did it start. और ये सब बातें करने से हमने ये क्वेश्चन भी रेज़ किया कि are we really alone in this universe? Now, further exploring on the topic, एक बहुत ही important development recently पाकिस्तान के अंदर भी हुई and often ये question जो है वो रेज़ किया जाता है कि पाकिस्तान में कभी UFOs या UAPs की डिस्कवरी क्यों नहीं होती है या अमेरिका से बाहर क्यों नहीं होती, और ये हमने लास्ट एपिसोड में भी इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी. बट क्वाइट सरप्राइजिंगली पाकिस्तान में भी साइटिंग्स जो हैं वो बहुत सारी अभी रिसेंट भी हुई हैं और ये न्यूज़ में भी आई. BBC न्यूज़ ने भी कवर किया, हिस्ट्री चैनल ने कवर किया. सो वी विल टॉक अबाउट दैट, बट हम एक फंडामेंटल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ UAP एंड UFOs क्या होते हैं, USOs क्या होते हैं एंड इनमें डिफरेंस क्या है. It's not a no. This is not a balloon and this is not an aircraft. We're again on the path of discovery Yes. and as students of the topic, for the audience who's also watching, हम इसको कैसे differentiate करें कि UFOs जो हम कितने सालों से नाम सुन रहे हैं और अब जो evolve कर गया है into UAP and USO, all these terms, what do they really mean? अच्छा, it's a very important and a very interesting discourse for discussion, right? और आपने बड़ा valid point उठाया है by really touching upon the basis of the term. Now, UFO plainly stands for unidentified flying object. अच्छा, इसमें हमने कुछ डिस्कशन पीछे हम कर चुके हैं इस पे कि हिस्टोरिकली वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ चीज़ें रजिस्टर हुई, ऑब्जर्वेशंस हुई पायलट्स की. द जेट्स दैट were fighter jets, the pilots observed some bright glowing objects by sides of the planes, and they thought that they were following them. They might be stationary, they might be. अच्छा, इनको Foo Fighters का नाम दिया गया. Now historically ये भी एक उसका बेसिक है इवेंट जो रजिस्टर हुआ. बट द रियल रीजनिंग वाज कि देयर वाज समथिंग अनआइडेंटिफाइबल इन द एटमॉस्फेयर. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any department of the United States. I found that many pilots have described objects of substance and high speed. जो कि pilots, you know कि they are trained in their own discipline. Yeah. So they are trained observers rather. हमें ये भी कहना चाहिए. They're well aware and familiar with the surroundings. Well aware and familiar of the circumstances and the environment and the kind of missions that they are carrying out. They know each and everything. They know their way कि क्या चीज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, क्या चीज़ नेचुरल है, क्या चीज़ उसमें either man made or any other phenomenon, such phenomenon है. So basically तो ये UFOs उसी ज़ुमरे में आती हैं कि ऐसी चीज़ जो आप नेचुरली डिफाइन नहीं कर सकते जिसको, जो कि एटमॉस्फेयर में लर्क कर रही है, एटमॉस्फेयर में तैर रही है या एटमॉस्फेयर में मूव कर रही है विद ईज एंड इम्प्यूनिटी, बहुत आसानी के साथ. और नेचुरली उसके अंदर फिर हम 5 ऑब्जर्वेबल्स
मज़ीद डिस्कस करेंगे बाद में, जब हम इसको थोड़ा टेक्निकल बुनियादों पे भी मज़ीद आगे डीप जाने की कोशिश करेंगे. सो एक तो ये बात हुई. दूसरी बात ये कि नेचुरली जब ये क्लासिकल यानी हिस्टोरिकल फ्रेज़ है या टर्म कह लो जो यूज़ हुई जब ये चीज़ें आइडेंटिफाइबल नहीं थी कि क्या ये कोई प्लेन है, क्या ये कोई एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी है, क्या ये कोई ऐसा फिनोमिनन है जो साइंटिफिकली पहले हमसे छुपा हुआ था. ठीक है. बट लेटर ऑन ये देखा गया कि इसमें बहुत सारे विजिबिलिटी या बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी थे जब ये फिजिकल नट्स एंड बोल्ट्स के केसेस की तरह होकर सामने आए. अच्छा, इसलिए इनको यूएफओज की टर्म दे दी गई. अच्छा, जब अब हम 2000 एंड बियॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो चूंकि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी थी इसके ऊपर, जिस पे हम अभी बात भी करेंगे थोड़ी देर में, और ये प्रोजेक्ट्स बाजू का डायरेक्टली यूएस एयरफोर्स ने भी किए, मिलिट्री ने भी किए, एंड आई बिलीव वी शुड बी अ लिटिल बिट केयरफुल अबाउट इवन द होल ऑफ दिस अफेयर. बच्चे कि दैट इज़ नाउ ऑन द रिकॉर्ड. ये सब जानते हैं, इसके बारे में किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, इसके बारे में बेबहा किताबें लिखी जा चुकी हैं, और इसी हवाले से आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत सी इंफॉर्मेशन आप इसको यू कैन कैच अप विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसका. ठीक है. तो इसको एक टेक्निकली इसको अलाइन करने के लिए मॉडर्न डे इन्वेस्टिगेटिव और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ अलाइनमेंट के लिए इसको यूएपी का नाम दिया गया. अगेन अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेनन. एनोमलस फिनोमेनन इसलिए कि वो फिनोमेनन जो ऑब्जर्वेबल तो है लेकिन अनएक्सप्लेन्ड के ज़ुमरे में आता है. सो इसलिए इसको ज़्यादा रिसर्च बेस्ड और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एवेलुएट करने की खातिर इसको यूएपी का नाम दे दिया गया. और इसमें वो सारी ऑब्जर्वेशंस आती हैं जो यूएफओज के हवाले से इवेंट्स में, ऑब्जर्वेशंस में, हिस्ट्री में, और उसके अलावा रिपोर्टेड इंसिडेंट्स में, और उन तमाम प्रोजेक्ट्स में हैं जो मिलिट्री जिसको के ऑब्जर्व करती रही और रिसर्च करती रही, डॉक्यूमेंट करती रही और इन्वेस्टिगेट भी करती रही. सो इट वाज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, नाउ कन्वर्टेड इनटू UAPs. एंड ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोजेक्ट साइन, जो कि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड यूएस एयरफोर्स का जो प्रोजेक्ट है या क्लासिफाइड फाइल्स हैं जो कि डीक्लासीफाई भी की गई, कि जिनके अंदर ये स्टडी जो इससे रिलेटेड है वो स्टार्ट की गई. एंड देन इट वाज सक्सीडेड बाय प्रोजेक्ट ड्रच. एंड यू नो व्हाट इज़ द टाइमलाइन ऑफ दिस, एंड लाइक हाउ इज़ दिस important in the whole understanding of the situation? Acha, that's a very pertinent question, and of course it is very important to understand the history and development of the investigative regime that was built around that time period, the early mid 40s and the लेट 40s. अच्छा, जब ये इंसिडेंट्स ऑब्जर्व किए गए उसके बाद बेसिकली यूएस एयरफोर्स दे इनिशिएटेड on the complaints and on the observations of many citizens and the reports in the aftermath. They initiated a certain project which was called Project Sign. That was a proper project which has been now declassified in every sense of the word. That started in 1947 and it culminated in 1949. This was the first formal Air Force investigative analysis, and a report which was called Estimate of the Situation was concluded and
it was concluded unanimously Yeah. that UFOs were a real phenomenon. It existed, and most probably, or rather, they were very they kind of defined a surety in this. Kind of मैं इसलिए कह रहा हूँ because reports में conclusions में बाज़-औक़ात words में आप उसको थोड़ा सा deep down जब आप जाते हैं तो उसको meaning में कहीं ना कहीं उसमें 100% आप उसकी probability define कर रहे होते हो. तो about that the finding was that they are likely any other intelligence which is basically representing itself in the form of either some metallic structures, crafts, or kind of light orbs. Orbs meaning रोशनी के हाले. आम ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि जनरली एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन भी है जिसमें कुछ क्लाउड फॉर्मेशंस ऐसी शेप कर लेते हैं जिसमें नेचुरली आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि रेडिएशंस कीप ट्रैवलिंग इन एंड आउट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड ऑफ कोर्स द एटमॉस्फेयर सॉरी and they form different patterns with reference to the light particles. तो उसमें ये है कि बाज़-औक़ात आप इस तरह की चीज़ें देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, which are not explainable, but ये है कि scientists and environmentalists and atmosphere scientists, they know that. ठीक है? I hope I'm getting the term right by saying atmosphere scientists, but naturally environmentalists they understand this. Now उसमें ये है कि of course I mean you can well understand that the phenomenon because of its surety and the reports and the civilian reports as well as the reports from within the military, they were so much in numbers. लेकिन naturally as you understand it कि was, as expected उनको refute होना था because higher officials they can't really accept this कि एक phenomenon ऐसा भी है which can basically outmaneuver them or kind of watch them at certain instance in time and in the atmosphere. तो naturally देखो ना वो ये तो होना ही था और इसका पुश अवे आना ही था और इसीलिए to date अब यही हो रहा है. अब भी even यही है. You know it. We have been discussing this thing offline. So naturally, so this was the first project. Then again जब ये feel किया गया कि नहीं अभी इसमें मजीद गुंजाइश है मजीद इसको evaluate करने की as new evidence came in and it grew in numbers and numbers. Hamza, I can't even tell you कि वो कितना numbers में था, but definitely according to the declassified documents the numbers were more and more pouring in, increasing and pouring in. The next project was commissioned as Project Grudge, which was from 1949. It existed between 1949 and 51. And it succeeded Project Sign, and its goal was to downplay UFO sightings as primarily hoaxes. Very interesting to note down. Agenda-based project. Agenda-based project. It was already planned. Very, very right. And it was. They said that these were misidentifications. They said reports were not really, up to that standard. And the authorities, they were dismissive about it. The project lost even its own credibility, not even within the UFO enthusiasts and UFO observers and UFO experiences, but within the evaluators as well. So इस पे हम बाद में बात करेंगे कि उसी में ही de facto जो scientists थे, like the famous, the one and the only Alan J. Hynek, उन्होंने बाद में जब प्रोजेक्ट ब्लू बुक स्टार्ट किया और उसकी कंक्लूजन के बाद ही वेंट इनटू
a kind of a historical valuation of his own. And that came out later as a proper study. Yeah. ठीक है. So इसमें बहुत सी यानी जैसे पहली एपिसोड में हमने कहा था कि it's a very deep subject and it has got a lot of repercussions. अभी हम एनर्जी की न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी जाएंगे, फिर हम इसी तरह से और बहुत सारी डिस्कवरीज और साइंटिफिक नो हाउ एंड नॉलेज एरियाज की तरफ जाएंगे जहाँ पे डायरेक्ट इसकी इम्प्लीकेशंस आती हैं. अच्छा, इसी के साथ ही मैं बता दूं कि एक फेमस इंसिडेंट था which was termed as Washington DC flyby incident. That was in 1952, and that happened the middle of the night between July 19 and 20th, and then again 26th and 27th, in which radar operators and visual witnesses spotted a cluster of UFOs over restricted airspace in DC. ठीक है. अच्छा, उसमें अमूमन ये होता था कि चूँकि क्यूरियोसिटी होती थी और the military was eager to know what's going on, and of course I mean, you know, what there was this big pressure onto उसमें the authorities. तो उसमें ये है कि jets were scrambled, which naturally could not intercept because of the higher accelerating modes of these vehicles or crafts or so tracking gets more difficult. So tracking becomes so very difficult because they are cloaky. वो एक दफा वो ट्रैक में आते हैं, फिर उसके बाद वो they can easily disengage from the roles, अपनी आइडेंटिफिकेशन कंसील भी कर सकते हैं. और ये वही क्लोकिंग है जो हमने साइंस फिक्शंस में, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज टर्म्ड एज के साइंस फिक्शन जो है वो फैक्ट में कल्मिनेट हो जाए. सो दैट रियली हैपेंड बाय देन, यू नो. सो इसमें ये है कि इवन इन स्पाइट ऑफ द मीडिया फ्रेंजी, फिर ये है कि बहुत सारी पुशअवेज आई और फिर नेचुरली सोसाइटी की तरफ से बड़ा प्रेशर था. और फिर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत बहुत प्रेशर है, जिसकी वजह से फिर बाद में civilian independent investigative agencies develop हुई. And we will discuss, you know, about NICAP and MUFON later on, right?